नमस्कार। आज हम चैप्टर 11 शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है फार्माकोविजिलेंस। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसमें हम समझेंगे कि फार्माकोविजिलेंस असल में होता क्या है, इसका असली मकसद क्या है और ख़ास तौर पर भारत में ये सिस्टम कैसे काम करता है। तो चलिए इस ज़रूरी विषय को समझना शुरू करते हैं। तो इस पूरे चैप्टर को समझने में आसानी हो, इसके लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम फार्माकोविजिलेंस की परिभाषा यानी डिफाइनिंग फार्माकोविजिलेंस को समझेंगे। उसके बाद इसके लक्ष्य और सार्वजनिक उद्देश्य यानी द एम एंड पब्लिक पर्पस पर बात करेंगे। फिर आएगा इसका दायरा और जानकारी के स्रोत, स्कोप एंड सोर्सेज ऑफ नॉलेज। चौथा हिस्सा भारत के संदर्भ में होगा, फार्माकोविजिलेंस इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। और आखिर में हम इसके कार्यक्रम की संरचना और प्रोटोकॉल यानी प्रोग्राम स्ट्रक्चर एंड प्रोटोकॉल्स को जानेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, डिफाइनिंग फार्माकोविजिलेंस। किसी भी विषय की नींव उसकी परिभाषा होती है, तो आइए पहले इसी को अच्छी तरह समझते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या कहती है? Pharmacovigilance is the science and activities relating to the detection, assessment, understanding and prevention of adverse effects or any other medicine/vaccine related problem। इसका मतलब ये हुआ कि ये वो विज्ञान और गतिविधियां हैं जिनका संबंध किसी भी दवा या वैक्सीन से होने वाले बुरे असर यानी एडवर्स इफेक्ट्स का पता लगाने, उनका मूल्यांकन करने, उन्हें समझने और उन्हें रोकने से है। इसमें दवाइयां और वैक्सीन दोनों शामिल हैं। अब ये जो DAUP साइकिल आप देख रहे हैं, ये इसी पूरी प्रक्रिया को समझाता है। पहला कदम है डिटेक्शन यानी किसी भी अनचाहे असर का पता लगाना। इसके बाद आता है असेसमेंट, मतलब ये जांच करना कि वो असर कितना गंभीर है और क्यों हुआ। फिर आता है अंडरस्टैंडिंग यानी उस असर के पीछे के कारण को गहराई से समझना। और आखिर में प्रिवेंशन यानी भविष्य में ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए ज़रूरी कदम उठाना। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसे और गहराई से समझने के लिए यहाँ लिखा है, All medicines and vaccines undergo rigorous testing for safety and efficacy through clinical trials before they are authorized for use। इसका मतलब है कि कोई भी दवा या वैक्सीन बाजार में आने से पहले क्लिनिकल ट्रायल्स के जरिए उसकी सुरक्षा और प्रभावशीलता की बहुत कड़ी जांच से गुजरती है। लेकिन जो सबसे जरूरी बात है वो इस लाल बॉक्स में लिखी है, All drugs have the capacity to cause adverse effects and no drug is completely safe। इस लाइन को बहुत ध्यान से समझिए। हर दवा में प्रतिकूल असर पैदा करने की क्षमता होती है और कोई भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं होती। यही फार्माकोविजिलेंस का मूल सिद्धांत है और इसी वजह से इसकी जरूरत पड़ती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, द एम एंड पब्लिक पर्पस। यहाँ हम ये समझेंगे कि आखिर फार्माकोविजिलेंस आम लोगों के स्वास्थ्य के लिए इतना जरूरी क्यों है। मतलब हमने ये तो जान लिया कि ये क्या है, अब हम ये जानेंगे कि ये क्यों है। तो इसका मकसद क्या है? The primary aim of pharmacovigilance is to detect ADRs, adverse drug reactions, which are any harmful or unintended effects associated with the use of medicines। यानी इसका पहला और मुख्य उद्देश्य है ADRs मतलब adverse drug reactions का पता लगाना। ये दवा के इस्तेमाल से जुड़े कोई भी हानिकारक या अनपेक्षित प्रभाव हो सकते हैं। अगला पॉइंट है, The timely detection of ADRs can help to prevent serious harm to patients। मतलब अगर इन ADRs का समय पर पता चल जाए तो मरीजों को गंभीर नुकसान से बचाया जा सकता है। और तीसरा मकसद है टू मिनिमाइज द रिस्क्स एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ मेडिसिन्स यानी दवाओं से जुड़े जोखिमों को कम से कम करना। यह डायग्राम दिखाता है कि जोखिम कम करने के लिए या तो दवा के इस्तेमाल का तरीका बदला जाता है या फिर उसके प्रोडक्ट लेबलिंग यानी पैकेजिंग पर लिखी जानकारी में बदलाव किया जाता है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए ये स्लाइड कहती है, फार्माकोविजिलेंस एम्स टू प्रमोट पब्लिक हेल्थ बाय इंश्योरिंग दैट मेडिसिन्स आर यूज्ड सेफली एंड इफेक्टिवली। यहां सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है प्रमोट पब्लिक हेल्थ यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। और ये होता कैसे है? ये सुनिश्चित करके कि दवाएं सुरक्षित यानी सेफ और प्रभावी यानी इफेक्टिव दोनों तरीकों से इस्तेमाल हों। जैसा कि ये ग्राफिक दिखाता है, सुरक्षा और प्रभावशीलता ये दोनों मिलकर ही सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने तीसरे सेक्शन की तरफ, स्कोप एंड सोर्सेज ऑफ नॉलेज। इस सेक्शन में हम दो बातें समझेंगे। पहला कि फार्माकोविजिलेंस का दायरा कहां तक फैला है और दूसरा इसके लिए जो जानकारी चाहिए वो आती कहां से है। फार्माकोविजिलेंस में एडवर्स इफेक्ट्स को समझना, उनका आकलन करना, पता लगाना और रोकना शामिल है। ये बात हम पहले ही समझ चुके हैं। यहां जो नया और महत्वपूर्ण शब्द है वो है कंटिन्यूअस प्रोसेस। मतलब ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि दवा मार्केट में आ गई तो काम खत्म हो गया, ये उसके बाद भी चलती रहती है। इसे सुरक्षा के मूल्यांकन के लिए अपनाया गया है।
जिसके तहत दवाओं के सुरक्षित उपयोग को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए जाते हैं। और सबसे अहम बात, फार्माकोविजिलेंस इज अ साइंस इंपॉर्टेंट टू रिवर्स मोस्ट ऑफ द एडवर्स इफेक्ट्स बाय मॉडिफाइंग द डोज और ओमिटिंग द ऑफेंडिंग ड्रग। इसका अर्थ है कि ये एक ऐसा विज्ञान है जो ज्यादातर बुरे प्रभावों को ठीक करने में मदद करता है। कैसे? खुराक में बदलाव करके या उस दवा को बंद करके जिससे समस्या हो रही है। तो सवाल ये है कि दवा की सुरक्षा से जुड़े ये जानकारी मिलती कहाँ से है? नॉलेज ऑन सेफ्टी ऑफ ड्रग्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ये डायग्राम बताता है कि इसका सबसे बड़ा स्रोत है क्लिनिकल यूसेज, यानी जब असल में मरीजों पर दवाओं का इस्तेमाल होता है। और ये जानकारी 4 मुख्य स्रोतों से इकट्ठी होती हैं: पेशेंट्स यानी मरीज खुद, हेल्थ प्रोफेशनल्स यानी डॉक्टर, नर्स और फार्मासिस्ट, रेगुलेटरी अथॉरिटीज यानी सरकारी नियामक संस्थाएं, और फार्मास्यूटिकल कंपनीज यानी दवा बनाने वाली कंपनियां। ये चारों मिलकर दवा सुरक्षा का एक पूरा इकोसिस्टम बनाते हैं। अब अपनी चर्चा को भारत पर केंद्रित करते हैं। हमारा चौथा खंड है फार्माकोविजिलेंस इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। आइए देखते हैं कि भारत के हेल्थ केयर सिस्टम में ये कैसे काम कर रहा है और किस तरह से बढ़ रहा है। भारत में इसका दायरा 2 स्तरों पर देखा जा सकता है। पहला, कंपनियों के स्तर पर। फार्माकोविजिलेंस इन कंपनीज इज कैरेक्टराइज्ड इन मॉनिटरिंग सेफ्टी ऑफ द ड्रग पोस्ट लॉन्च, मतलब कंपनियां दवा के बाजार में आने के बाद भी लगातार उसकी सुरक्षा की निगरानी करती रहती हैं, जैसा ये टाइमलाइन दिखा रहा है। दूसरा स्तर है हमारा इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम। द इम्प्लीमेंटेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ फार्माकोविजिलेंस इज ग्रोइंग स्लोली एंड स्टेडीली इन द इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम। इसका अर्थ है कि भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली में इसे लागू करने की प्रक्रिया धीरे धीरे लेकिन लगातार बढ़ रही है। साथ ही मरीजों और स्वास्थ्य पेशेवरों के बीच जागरूकता भी बढ़ रही है, जैसा कि ये ग्राफ दिखा रहा है। इंडियन कंपनीज आर इंक्रीजिंग एफर्ट्स इन इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D), यानी भारतीय दवा कंपनियां अब रिसर्च और डेवलपमेंट पर अपना निवेश और प्रयास दोनों बढ़ा रही हैं। ऐसा क्यों? To enhance the capacity of developing and marketing new drugs that meet pharmacovigilance requirement of Indian regulatory authorities, ताकि वो ऐसी नई दवाएं बना सकें और बाजार में ला सकें जो भारत की नियामक संस्थाओं द्वारा तय किए गए फार्माकोविजिलेंस के मानकों पर खरी उतरे। तो भारत में फार्माकोविजिलेंस के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला, रेकमेंड रेगुलेटरी इंटरवेंशंस, मतलब जरूरत पड़ने पर सरकारी नियमों में बदलाव की सिफारिश करना। दूसरा, कम्युनिकेट रिस्क्स टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड पब्लिक, यानी दवाओं से जुड़े किसी भी जोखिम की जानकारी डॉक्टरों और आम जनता तक पहुंचाना। तीसरा, इंप्रूव पेशेंट केयर एंड सेफ्टी, यानी मरीजों की देखभाल और उनकी सुरक्षा को बेहतर बनाना। चौथा, कंट्रीब्यूट इन असेसिंग बेनिफिट, इफेक्टिवनेस एंड रिस्क ऑफ मेडिसिन्स। इसका मतलब है दवाओं के फायदे, असर और जोखिम का आकलन करने में मदद करना। और पांचवां, प्रमोट एजुकेशन एंड क्लिनिकल ट्रेनिंग ऑन सेफ एंड रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन्स, यानी दवाओं के सुरक्षित और सही इस्तेमाल को लेकर शिक्षा और ट्रेनिंग को बढ़ावा देना। अब बात करते हैं भारत के नेशनल फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम की। इसके 2 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, टू मॉनिटर सेफ्टी ऑफ द ड्रग्स एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चर्ड इनपुट्स फॉर अप्रोप्रिएट रेगुलेटरी इंटरवेंशंस, यानी दवाओं की सुरक्षा पर नजर रखना और नियामक संस्थाओं को ठोस जानकारी देना ताकि वे सही कदम उठा सकें। दूसरा, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट ADR मॉनिटरिंग इन इंडिया। जैसा कि यह नक्शा दिखा रहा है, इसका मकसद पूरे भारत में ADR यानी प्रतिकूल दवा प्रतिक्रियाओं की निगरानी को लेकर जागरूकता फैलाना है। और अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आ गए हैं, प्रोग्राम स्ट्रक्चर एंड प्रोटोकॉल्स। यहां हम देखेंगे कि ये राष्ट्रीय कार्यक्रम असल में काम कैसे करता है और इसके नियम क्या हैं। ये फ्लो चार्ट इस कार्यक्रम की संरचना को बहुत अच्छे से समझाता है। सबसे ऊपर है नेशनल फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम, जो पूरे देश में इसे संचालित करता है। इसके नीचे आते हैं रीजनल सेंटर्स, जो अलग-अलग क्षेत्रों में काम करते हैं, और हर रीजनल सेंटर में एक कोऑर्डिनेटर होता है जो उस सेंटर पर होने वाली सभी फार्माकोविजिलेंस गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होता है। अंत में बात करते हैं समझौते और नियमों की। By accepting to participate, all centers explicitly agree that all pharmacovigilance activities shall be performed in strict consonance with the National Pharmacovigilance Program. इसका सीधा मतलब है कि जो भी सेंटर इस राष्ट्रीय कार्यक्रम का हिस्सा बनता है, उसे इसके सभी प्रोटोकॉल और नियमों का कड़ाई से पालन करना होता है। ये एक बाध्यकारी समझौता है। और यहाँ समन्वयकों के लिए एक सलाह भी दी गई है। Coordinators of the centers and heads of the institutions are advised to carefully go through the protocol prior to joining the program. यानी केंद्रों के समन्वयकों और संस्थानों के प्रमुखों को कार्यक्रम से जुड़ने से पहले प्रोटोकॉल को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी जाती है। तो यहाँ एक सवाल उठता है,
क्या दवाओं की सुरक्षा सिर्फ नियामक संस्थाओं और कंपनियों की जिम्मेदारी है, या इसमें मरीज और डॉक्टर के तौर पर हमारी भी कोई भूमिका है? इस पर सोचिएगा जरूर।